नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स के अगले लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज के इस लेक्चर में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं सेट नंबर 6, जिसमें गाइस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो भी योजनाएं पिछले एक साल में जारी करी गई उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आई होप कि आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए हैं। कल हमने जो लेक्चर रिलीज किया था उसमें हमने महुआ के द्वारा रिलीज करी गई जो भी स्कीम्स थी उनको कवर किया था। एंड आई हैव सीन कि आप काफी सारे दोस्तों ने उस लेक्चर को बहुत प्रेम दिया है। सो आई ऑल्सो विश कि इस लेक्चर को भी आप सभी लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर दिया गया हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग आके जुड़ सकते हैं अनिरुद्ध सर ऑफिशियल के नाम से। और अगर आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। वो सारे के सारे लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी ऐप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस हैंडल अनिरुद्ध 15A। यहाँ पे हमारी स्पेशल क्लासेस की सीरीज चलती रहती हैं, उनको आकर के आप लोग देख सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है। कई सारे विद्यार्थी जो सोच रहे होंगे कि तैयारी को शुरू करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें, एंड कई सारे विद्यार्थी जो कि अपने कॉलेज को खत्म करने वाले, ऑलमोस्ट खत्म करने वाले होंगे, दे आर ऑल्सो वंडरिंग कि यार यूपीएससी आईएएस की तैयारी शुरू करनी है लेकिन प्लेटफॉर्म समझ नहीं आ रहा। सो गाइस, अनअकैडमी इज हियर to let your confusions go away, to make your confusions go away, because आपके लिए जो ऑफर है वो 20% का डिस्काउंट अनअकैडमी लेकर आया है। और अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो उस केस में आपको ये वाला 20% का स्ट्रेट डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जाएगा। फिर भले आप कोई प्लस का कोर्स लेते हैं या कोई भी आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं, आपको स्ट्रेट अवे 20% का डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। ना केवल इतना, बल्कि इसमें अनअकैडमी आपके लिए जो है 10 प्रिंटेड प्रैक्टिस बुकलेट्स भी अवेलेबल करवाएगी जिनकी वैल्यू जो है वो 7500 होती है ओपन मार्केट में, लेकिन ये आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जा रही हैं अगर आप लोग एक साल या उससे अधिक कोई भी कोर्स यहाँ पे परचेज करते हैं, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी कंप्लीट कंपेंडियम अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके साथ ही में ये वाले बैचेस उपलब्ध करवाए जाएंगे। और आइकॉनिक अगर आप लेते हैं तो आपको कुछ एडेड बेनिफिट्स, स्टडी प्लानर, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पर्सनल कोच एंड मेंटरशिप, ये सब चीजें भी दिलवाई जाएंगी। एंड मेरे द्वारा भी आप ये वाले कोर्सेज को जाकर के देख सकेंगे। पाथफाइंडर भी आपके लिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लेकर आई है। इसमें भी आप लोग जाके हिस्सा ले सकते हैं अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। राइट, आज के इंडेक्स को देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो वित्त मंत्रालय है इसकी हम लोग कौन सी स्कीम्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी जो सबसे पॉपुलर स्कीम इस पिछले साल की रही, आई थिंक आप सभी ने सुनी होंगी, जो आरबीआई स्कीम्स फॉर इन्वेस्टर्स थी, जिसको कि खुद से हमारे पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। अगर आपको ध्यान होगी, एक आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम थी, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और साथ ही में एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम थी जो कि यहाँ पे शुरू करी गई थी। ये ऐसी स्कीम्स थी जो कि एक आम नागरिक के लिए बेसिकली जो भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसको उसका समाधान प्रोवाइड करवाने के लिए इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को जारी करवाया गया था। और जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम थी वो भी एक अपने आप में बहुत ही नई स्कीम थी, एक बहुत ही इनोवेटिव स्कीम थी। अभी तक क्या था कि अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मार्केट में आना है तो एज अ रिटेलर, एज एन इंडिविजुअल आप वो नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट आपको वो वाले प्रावधान अवेलेबल नहीं करवा रही थी। लेकिन रिसेंटली उसको गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है कि कोई भी इंसान जाकर के बेसिकली उस मार्केट में निवेश कर सकता है। सो ये वाली दो स्कीम्स थी जो कि जारी करवाई गई थी। इसको लेके सवाल मान लीजिए प्रीलिम्स में नहीं आएगा, कभी ना कभी मेंस में डेफिनेटली आएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम बिकॉज ये एक लैंडमार्क स्टेप था जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था। इसके बाद अगर बात करें, वी विल टॉक अबाउट स्कीम्स टू प्रमोट द रुपे डेबिट कार्ड। तो रुपे डेबिट कार्ड को लेकर बेसिकली एक, आपको मालूम होगा कि रुपे एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से वीजा, मास्टर कार्ड जो कि बाहर के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि इंडिया में कई सारे कार्ड्स को इशू कर रहे हैं, एमेक्स का नाम आपने सुना होगा, उसी तरीके से भारत सरकार के द्वारा रुपे को जारी करवाया गया था। और उसके अंतर्गत आने वाले डेबिट कार्ड्स को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम शुरू करी गई थी। स्कीम बहुत बड़ी नहीं थी, 1300 के आसपास करोड़ के आसपास रुपए यहाँ पे एलोकेट किए गए थे, जिसमें कि बैंकों को प्रोत्साहित किया जा रहा था कि आप लोग जितने नए कस्टमर्स लेकर आएंगे जो कि रुपे डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग भी आपको अकॉर्डिंगली इंसेंटिवाइज करते जाएंगे। सो ये वाली स्कीम जिसके बारे में डिस्कशन करी जाएगी। देन अनदर वेरी वेरी बिग स्कीम दैट इज ई रूपी। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे ऐसा मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही बड़ा आप ऐसा मान लीजिए कि बदलाव आने वाला है भारत में ई रूपी के माध्यम से, जो कि अगेन पीएम मोदी जी के द्वारा खुद से लॉन्च करी गई थी। ये क्या स्कीम है, किस तरीके से काम करती है, कैसे ये एक तरीके से कॉन्टैक्टलेस और डिजिटल तरीके से लोगों को कैशबैक्स या फिर
मान लीजिए कि उनको वाउचर्स देने का काम करती है, वो वाला काम है ई रूपी का, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। एंड देन वी हैव दिस ओल्ड स्कीम ऑफ जीसेक एक्विजिशन, जो कि जब से कोविड शुरू हुआ है तब से सरकार ऑलमोस्ट हर साल जीसेक्स की एक्विजिशन करती आई है, पिछले साल भी करी गई थी। इसके बारे में डिस्कशन करी जाएगी कि क्यों होती है, क्या वजह है कि जीसेक्स की एक्विजिशन इतनी अग्रेसिवली आरबीआई कर रहा है, व्हाट आर द वेरियस रीजंस बिहाइंड दैट, उसको डिस्कस किया जाएगा। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट योर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 4.0। तो इसमें इसके कई सारे संस्करण सामने आए हैं, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। इसमें कुछ बहुत बड़े सवाल नहीं बनते, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 1.0 है ये किसके लिए शुरू करी गई, 2.0 किसके लिए शुरू करी गई, 3.0 एंड 4.0 किसके लिए शुरू करी गई थी, इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। देन वी विल टॉक अबाउट एक बहुत ही पुरानी स्कीम जिसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है, दैट इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम, सॉरी नॉट स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, जो कि आज से लगभग 6 साल पहले 2016 में जारी करी गई थी। इसके कुछ आंकड़े सामने आए हैं, डिस्कस करूंगा। बेसिकली इसकी परफॉर्मेंस सामने आई है कि इसमें जो लोन्स हैं वो महिलाओं को किस स्तर पे दिए जा चुके हैं, जो महिलाएं यहाँ पे उद्यमिता के क्षेत्र में आना चाहती हैं उनको किस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। एंड फाइनली देर आर सम रीजनल स्कीम्स जो कि हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जारी करी गई थी, जिसमें कि तेजस्विनी स्कीम्स, हौसला स्कीम्स, शिखर स्कीम्स और शिकारा स्कीम्स, इनको शुरू करवाया गया था। इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा। अगेन ये रीजनल लेवल पे स्कीम्स थी जो कि बेसिकली जम्मू कश्मीर के उद्धार के लिए, बेसिकली अगर हम कहें वित्तीय समावेश के लिए इनको शुरू करवाया गया था, तो इसके बारे में डिस्कशन भी करी जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि इस पूरे लेक्चर में बनती है वो आपको बता दूं कि एक तो ये वाली स्कीम है, आई विल जस्ट मार्क इट आउट हियर फॉर यू, जिसको आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं, आरबीआई स्कीम्स फॉर इन्वेस्टर्स। देन वी हैव द स्कीम टू प्रमोट रुपे डेबिट कार्ड एंड द ई रूपी स्कीम। हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन आपको ई रूपी की स्कीम से पूछा जा सकता है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 स्कीम की बात करते हैं, ECLGS। पहले जान लेते हैं कि ECLGS बेसिकली क्या है। सो कोविड-19 की महामारी की वजह से कई सारे भारत के जो आर्थिक क्षेत्र थे उनके ऊपर काफी खराब प्रभाव पड़ा था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे घोषणा करी थी कि हम लोग इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को शुरू करेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ये करती है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको जो भी बैंक से आपको लोन लेना है, ठीक है, सो ऑब्वियसली अब आपके पास दिखाने के लिए कुछ कोलैटरल अवेलेबल नहीं होगा, आपके पास दिखाने के लिए कुछ बैलेंस शीट्स अवेलेबल नहीं होगी कि आपने कितना बिजनेस किया वगैरह वगैरह। सो उन चीजों को दरकिनार करने के बावजूद भी बैंकों से आपको लोन अवेलेबल करवाया जाएगा। सो ECLGS एम्स टू प्रोवाइड 100% गारंटीड कवरेज टू दी बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें इंपॉर्टेंट टू नोट क्या चीज है कि जो भी यहां पे गारंटी दी जा रही है ना, वो गवर्नमेंट के द्वारा बैंकों को दी जा रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दी जा रही है, डायरेक्टली जो बिजनेसमैन है उसको नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि यही लोग जो है आगे जाकर के बिजनेसमैन को ये लोग आगे जाकर के गारंटी दे रहे हैं। तो जो भी भारत में आने वाले जितने भी यहां पे वित्तीय संस्थान है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, ये लोगों को गवर्नमेंट गारंटी दे रही है सो दैट ये लोग आगे जाकर के बिजनेसेस जो कि कोविड-19 पैंडेमिक से काफी खराब तरीके से प्रभावित हुए हैं उनको अच्छे तरीके से लोन्स अवेलेबल करवा सकें, सो दैट दे कैन एक्सटेंड द इमरजेंसी क्रेडिट टू बिजनेस एंटिटीज दैट हैव सफर्ड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक एंड आर स्ट्रगलिंग टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सो ये आपका ECLGS स्कीम का एक मूल उद्देश्य है और इसमें 100% गारंटीड कवरेज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। किसको दी जाएगी? अगेन ध्यान रखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को ये वाली गारंटी अवेलेबल करवाई जा रही है। अब ECLGS 1.0 था, ये क्या था? 1.0 आपको बताना चाहूंगा। 1.0 में द स्कीम एम टू प्रोवाइड ₹3 लाख करोड़ वर्थ ऑफ कोलैटरल फ्री गवर्नमेंट गारंटेड लोन्स टू माइक्रो, स्मॉल एंड MSMEs। ठीक है, बेसिकली जितने भी आपके लघु उद्योग हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनको ये वाला पैसा अवेलेबल करवाया जाएगा। ये ECLGS 1.0 के अंतर्गत था। इसकी कई सारी डिटेल्स हैं, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़िए कि ये डिटेल्स किस तरीके से हैं। ठीक है, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इसमें क्या था, बोरोवर्स कुड अवेल ऑफ एडिशनल क्रेडिट अप टू 20% ऑफ देयर ओवरऑल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एज ऑन February 29, 2020। सो मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जिसने कि लेट्स से 100 करोड़ का, 100 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होगी किसी MSME के लिए, मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जिसने कि 1 करोड़ यानी कि 100 लाख का रकम था जो कि किसी बैंक से उधार लिया हुआ था। अब उस 100 लाख की रकम में ऐसा मान लीजिए कि उसने इसमें कम से कम 60 लाख का जो रकम है वो तो चुका दिया था, लेकिन बच गया उसका 40 लाख का रकम था जो कि उसको चुकाना था। तो ये इसका क्या हुआ, ओवरऑल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हुआ। अब बचा हुआ क्रेडिट चुकाने के लिए उसके पास कोई व्यापार नहीं है जिसके माध्यम से वो इस यहाँ पे उधार को चुका सके, सो वो नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप इस 40 लाख के ऊपर अतिरिक्त 20% जो है और जो है यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं, वही वाला बैंक आपको लोन देगा और आपको
जो बैंक लोन दे रहा है उस बैंक को गारंटी हम दे रहे हैं। द स्कीम वॉज एनविसाज्ड टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री एंड फुली गारंटेड क्रेडिट टू एंटिटीज दैट हैड आउटस्टैंडिंग क्रेडिट ऑफ अप टू ₹25 करोड़ एज ऑफ February 29, 2020, जिनका एनुअल टर्नओवर कैप इतने करोड़ का है। तो ये जो है आंकड़े बहुत रेलिवेंट नहीं है ये वाले, लेकिन ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 20% ऑफ देयर ओवरऑल आउटस्टैंडिंग डेट जो है वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ECLGS 1.0 के अंडर। किसके लिए था? MSMEs के लिए था। अगर बात करूं ECLGS 2.0 की, तो ये कुछ ही समय के बाद जब हम लोग आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत सारे पैकेजेस को अनाउंस कर रहे थे ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, तो नवंबर 2020 की बात है, उस समय फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये वाली घोषणा करी कि वी आर एक्सटेंडिंग द ₹3 लाख करोड़ स्कीम टू सपोर्ट 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स। ये वाले जो 26 स्ट्रेस सेक्टर्स थे इनकी पहचान करी गई थी कामत कमेटी के द्वारा, और इसमें हेल्थ केयर सेक्टर को भी इंक्लूड करवाया गया था, जिसमें कि पावर, कंस्ट्रक्शन, आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग, रोड्स, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक्सेट्रा, ये वाले कई सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करवाया गया था। इसमें भी क्या था कि जिनका ड्यू 50 से 500 करोड़ तक का है उनको भी सपोर्ट दी जाएगी। यानी कि अभी तक क्या था कि जिनका ड्यू कम लेवल का था, लेकिन अब इन्होंने कहा कि जिनका ड्यू और बड़े लेवल का है उनको भी गवर्नमेंट सपोर्ट करने को तैयार है, यानी कि जिनके लोन्स और बड़े लेवल के हैं उनको भी सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है। सीलिंग फॉर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट वाज इंक्रीज फ्रॉम ₹25 करोड़ टू ₹50 करोड़ अंडर द ECLGS 2.0। तो पहले आपका जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट केवल 25 करोड़ की सीलिंग का था, उसको बढ़ा करके 50 करोड़ कर दिया गया। अब ECLGS 3.0 शुरू हुआ। आपको मालूम है कि बहुत बड़े लेवल पे प्रभावित हुआ था हमारा हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, ट्रैवल टूरिज्म का सेक्टर, लेजर का सेक्टर, और इसके लिए दोस्तों तीसरा संस्करण जारी किया गया था, जिसमें इन्होंने क्या कहा था, वी आर इन्वॉल्विंग द एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट ऑफ अप टू 40% ऑफ द टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अक्रॉस ऑल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एज ऑफ February 29, 2020 फ्रॉम 20% अगले। तो देखिए यहां पर 20% था, 40 लाख के ऊपर आपको 8 लाख का लोन और मिल सकता था, लेकिन अब इन्होंने कहा जी नहीं, आपको 40 लाख के ऊपर जो है वो 16 लाख का लोन और मिल सकता है, बिकॉज प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ये ECLGS 3.0 था। एंड फाइनली ECLGS 4.0 आया था। इसमें क्या किया, द स्कीम वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू हेल्थ केयर एंटिटीज, और इसमें 100% गारंटी कवर टू लोन्स अप टू ₹2 करोड़ टू हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, मेडिकल कॉलेजेस फॉर सेटिंग अप ऑन-साइट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। इंटरेस्ट रेट्स वर कैप्ड एट 7.5%। एंड ये वाली चीज थी ECLGS 4.0। ECLGS 4.0 बेसिकली सेकेंड कोविड वेव के दौरान लाया गया था, जब भारत में ऑक्सीजन की बहुत कमी देखने को मिली। उसी टाइम पे दोस्तों ECLGS 4.0 को अनाउंस किया गया था। सिविल एविएशन सेक्टर को भी जो एलिजिबिलिटी थी वो ECLGS 3.0 के अंदर दे दी गई थी। ये इनके द्वारा यहाँ पे अनाउंसमेंट करवाई गई थी। इसमें क्या था, करंट सीलिंग ऑफ ₹500 करोड़ ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग फॉर एलिजिबिलिटी अंडर ECLGS 3.0 टू बी रिमूव्ड, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एडिशनल ECLGS एडिशनल असिस्टेंस टू ईच बॉरोवर बीइंग लिमिटेड टू 40% और ₹200 करोड़ विच एवर इज लोअर। तो उसमें सीलिंग थोड़ी कम कर दी गई थी, लेकिन ये वाली दर भी यहाँ पे लाई गई थी कि 40% तक का दर जो कि पहले चल रहा था वो चलता रहेगा। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है तो क्लियर कर देता हूं। ECLGS 1.0 किस चीज के लिए था दोस्तों? ECLGS 1.0 था आपका MSMEs के लिए, और इसमें 20% तक के ओवरऑल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट आपका एडिशनल यहां पे आप लोग ले सकते हैं। ECLGS 2.0 जो था, इसमें 26 स्ट्रेस सेक्टर्स को लिया गया था, जिसकी पहचान करी कामत कमेटी ने, और इसमें ये वाले सेक्टर्स आपके सामने आते हैं। ECLGS 3.0 जो था, अच्छा वन मोर थिंग, ECLGS 2.0 में 25 करोड़ से बढ़कर के 50 करोड़ की आपकी सीलिंग बढ़ा दी गई। ECLGS 3.0 में अनाउंस किया गया था हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, लेजर के लिए, और इसमें जो है 20% से बढ़ा करके 40% तक, यानी कि 40% ऑफ दी टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट आप लोग यहाँ पर अतिरिक्त लोन ले सकते हैं। एंड 4.0 में हेल्थ केयर एंटिटीज को दिया गया था, बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को सेटअप करना चाहते हैं। तो ये 4 आपकी ECLGS स्कीम्स थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी हैं। ये सारी की सारी कहानी 2020 अप्रैल से लेकर लगभग मान लीजिए कि 2021 अप्रैल के बीच में हुई है। ये 4 ECLGS स्कीम्स को जारी करवाया गया था। नेक्स्ट अगर स्कीम की बात करें, पीएम मोदी ने लॉन्च करी थी 2 RBI स्कीम्स फॉर इन्वेस्टर्स। मोर इंपॉर्टेंटली या मोर सिंपली कहूं तो ये वाली जो स्कीम्स थी ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जारी करी गई थी। पिछले साल की बहुत बड़ी हाईलाइट थी, 12 नवंबर 2021 की खबर आप यहां देख सकते हैं। पीएम मोदी लॉन्चेस 2 इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक इंसेंटिव स्कीम्स ऑफ RBI टुडे, जिसमें कि नंबर 1 पे आती है RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम, और नंबर 2 पे दोस्तों आती है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इसका फायदा क्या था? बेसिकली जो रिटेल इन्वेस्टर है, यानी कि आप जैसे मुझ जैसे लोग जो कि किसी बड़ी कंपनी
कंपनी के माध्यम से इन्वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली अपने लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स को निवेश करना चाहते हैं, सो दैट वो सेविंग्स और बेहतर हो सकें और बढ़ सकें। ये बेसिकली उन निवेशकों के लिए दायरा बढ़ाने के लिए ये वाली स्कीम को जारी करवाया गया था। दीज टू स्कीम्स विल एक्सपैंड द स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री एंड मेक एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स ईजियर एंड मोर सिक्योर फॉर इन्वेस्टर्स। ये आपके सामने है, व्हाट डज द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम हैज टू ऑफर। सो सबसे पहले तो एक नया एवेन्यू खुल जाता है, एक नया बेसिकली एरिया खुल जाता है फॉर रिटेल इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स बड़ी आसान तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। आसान भाषा में कहूं तो क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप निवेश कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप लोग निवेश करते हैं एफडी में, आप लोग निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन आपको चाहिए कि आप किसी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में निवेश करें, जिसको कि हम लोग जीसेक्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है आप लोग आके निवेश कर सकते हैं, अभी तक अलाउड नहीं था लेकिन अब आप आके निवेश कर सकते हैं, आप लोग अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और आपको यहाँ पे अच्छी जो है रिटर्न्स भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। एक चीज का ध्यान रखिए, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर द स्कीम ऑफर्स अ न्यू एवेन्यू फॉर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज बाय बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ऐसा नहीं कि केवल केंद्र सरकार के द्वारा इशू की जाने वाली जो सिक्योरिटीज हैं उसमें निवेश करेंगे, दोनों ही, भले सेंट्रल गवर्नमेंट हो भले स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों में ही जो इशू करे जाने वाली सिक्योरिटीज हैं आप लोग उसमें आकर के निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू इजिली ओपन एंड मेंटेन देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट ऑनलाइन विद द आरबीआई कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपके ऊपर इस पर खर्चा नहीं आने वाला है। जो दूसरी स्कीम है ये बेसिकली हमारा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, यानी कि जो ओम्बड्समैन स्कीम बहुत पुरानी है लेकिन इसको क्या किया, इसको एकीकृत किया गया। सो वन नेशन वन ओम्बड्समैन की जो स्कीम है इसको यहाँ पे शुरू किया जा रहा है विद वन पोर्टल, वन ईमेल एंड वन एड्रेस फॉर द कस्टमर्स टू लॉन्च देयर कंप्लेंट। सो अभी क्या है, आपको ये नहीं पता लगता कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, कोई धोखाधड़ी हुई है तो भाई किसके पास जाएं। तो आरबीआई आपके लिए वन नेशन वन ओम्बड्समैन लेकर आया है, सिंगल ईमेल आईडी है, आपको उस पर मेल करना है और आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा फॉर रिजॉल्विंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट दी आरबीआईज रेगुलेटेड एंटिटीज। तो जो भी एंटिटी को आरबीआई रेगुलेट करता है, अगर उसमें आपके साथ किसी प्रकार की कोई जो है दिक्कत होती है तो उस केस में जो है आरबीआई आपके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल अवेलेबल करवा रहा है। इसमें क्या होगा, सिंगल रेफरेंस पॉइंट टू फाइल द कंप्लेंट, सबमिट डॉक्यूमेंट्स, ट्रैक स्टेटस एंड प्रोवाइड फीडबैक, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर कस्टमर कंप्लेंट्स। इसमें सबसे खास बात क्या है कि टोल फ्री नंबर होगा विद मल्टीलिंगुअल सपोर्ट फॉर कंप्लेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में, अलग अलग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी इस पोर्टल को अवेलेबल करवाया जाएगा। ये वाली स्कीम आपकी आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है। नेक्स्ट यानी कि थर्ड स्कीम की बात करें, इस स्कीम को लेकर जो है इसकी बातचीत बहुत हुई है लेकिन इसमें एलोकेशन बहुत छोटी सी हुई है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन इंसेंटिव स्कीम वर्थ ₹1300 करोड़, बहुत बड़ी रकम नहीं है। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बेसिकली प्रमोट करना चाहते हैं रुपे के डेबिट कार्ड्स को। तो भारत में मैंने आपको बताया शुरुआत में कि वीज़ा चलता है, मास्टर कार्ड चलता है, एमेक्स चलता है, लेकिन आज से कुछ साल पहले अगर आपको ध्यान होगा, लगभग 7-8 साल पहले की बात है, रुपे के डेबिट कार्ड्स इशू होने शुरू करे गए थे। जनधन योजना के आसपास इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी आपको देखने को मिली थी, इफ आई एम एबल टू रिकॉल करेक्टली। सो अब गवर्नमेंट इनको पुश करना चाहती है, बैंकों को प्रोत्साहन करना चाहती है कि भाई आप लोग रुपे डेबिट कार्ड्स को और जो है इनको पॉपुलर बनवाएं। एंड साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि जो भीम जो ऐप है, जो कि गवर्नमेंट की बनाई हुई ऐप है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस उसके माध्यम से करना चाहते हैं। लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं अप टू ₹2000। सो लो वैल्यू का मतलब क्या है, अप टू ₹2000 के ट्रांजैक्शन हम लोग गवर्नमेंट इंडिया में प्रमोट करवाना चाहते हैं। सो इसके कुल मिला के 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है रुपे डेबिट कार्ड, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है लो वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शंस थ्रू दी भीम ऐप। ये आप यहां पे देख पा रहे होंगे, 15 दिसंबर 2021 की ये वाली खबर है। कैबिनेट अप्रूव्स इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट रुपे डेबिट कार्ड्स लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस। होगा क्या, बड़ा सिंपल है, जितने भी बैंक्स मान लीजिए जो कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा रुपे डेबिट कार्ड्स को बेच पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, वो वाले बैंकों को यहां पे गवर्नमेंट एक तरीके से इंसेंटिवाइज करने वाली है। सो इंसेंटिव किसको मिलेंगे, बेनिफिशियरी कौन होगा, बैंक होंगे। टू बी इंसेंटिवाइज फॉर लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस बाय वे ऑफ पेइंग परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। जितनी ट्रांजैक्शंस अब आप लोग जब मान लीजिए पे करते हैं, ठीक है, तो रुपे डेबिट कार्ड आपको किसी पर्टिकुलर बैंक ने इशू किया होगा। सो जो भी बैंक ने आपको इशू किया होगा, अगर आपने उस रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया है, आपने उसका स्वाइप किया है, तो जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसके अनुसार उस बैंक को उतना पैसा गवर्नमेंट अवेलेबल करवा देगी। ध्यान रखिए, इसमें दोस्तों जो बेनिफिशियरीज हैं ये आपके यहां पर बैंक्स बनते हैं। इसमें क्या होगा, विल फैसिलिटेट एक्वायरिंग बैंक्स इन बिल्डिंग रोबस्ट डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, प्रमोट रुपे डेबिट कार्ड एंड भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस, डीपन डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑब्वियसली इसमें जो है
आपके जो अनबैंक्ड और मार्जिनलाइज पॉपुलेशंस हैं उन तक भी हम लोग डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट को पहुंचा पाएंगे। तो ये वाले फायदे आपको देखने को मिलेंगे अगर आप लोग ये रुपे डेबिट कार्ड को प्रमोट करवाते हैं। वेरी वेरी सिंपल स्कीम, सवाल आने के चांसेस फिर भी बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज रुपे को लेकर बहुत ज़्यादा हमें पूरे साल में न्यूज़ देखने को मिली है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों ई रूपी के बारे में। ई रूपी को लेके सवाल की अपेक्षा मुझे पिछले साल भी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं पूछा गया, लेकिन इस साल फिर से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आने की पूरी संभावना है, सो ध्यान से पढ़िए। ई रूपी को हम लोग आपको समझाएंगे एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो हम लोग इस उदाहरण को समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है जिसका नाम है ABC। इस इंसान को किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाना है जिसका नाम है XYZ। इंटरेस्टिंगली ये वाला जो इंसान है इसकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, इसको गवर्नमेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए एक कवर प्रोवाइड करवाना है। सो इस इंसान को कोई बीमारी है, लेट अस से हम मान लेते हैं कि इस इंसान को फ्रैक्चर हुआ है, उस फ्रैक्चर के लिए इसको गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि आप इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाकर के आप अपने फ्रैक्चर के ऊपर प्लास्टर लगवा लीजिए। तो ये वाला जो इंसान है इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाता है, अपना फ्रैक्चर लगवाता है, लेकिन अगर इसको पैसा देना है तो पैसा देने के लिए गवर्नमेंट इसको क्या दे रही है कि आपको हम लोग ई रूपी का एक वाउचर देने वाले हैं जो कि किसी पर्टिकुलर बैंक के द्वारा इशू करवाया गया है। सो मान लीजिए कि ये वाला जो वाउचर है ये SBI के द्वारा इशू करवाया गया है। अब समझिए, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू कवर अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन अ स्पेसिफाइड हॉस्पिटल, इट कैन इशू एन ई रूपी वाउचर फॉर द डिटरमाइंड अमाउंट थ्रू अ पार्टनर बैंक। तो SBI ने यहाँ पे इशू करवा दिया ई रूपी का वाउचर, गवर्नमेंट ने इशू करवा के दिया था, इस ABC इंसान को दिया कि भाई आप लोग जाएंगे इस हॉस्पिटल में XYZ में और वहां पर जाकर अपने फ्रैक्चर का इलाज करवा लीजिए। अब क्या हुआ कि जो वाउचर इशू किया गया है इसमें दो चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। पहली चीज वो ये है कि ये वाला जो वाउचर है ये केवल इसी इंसान के लिए दिया गया है, कोई और इंसान इसको यूज नहीं कर सकता। किसी और इंसान को, लेट अस से कि PQR इस इंसान को अगर मान लीजिए कोई यहां पे फ्रैक्चर हुआ है तो वो वाला इंसान यहां पे इस वाउचर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेकंड चीज, ये वाला जो इंसान है इस वाउचर का इस्तेमाल केवल और केवल फ्रैक्चर के लिए ही कर पाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इंसान के लिए ये वाला वाउचर इशू किया जा रहा है। अब इसमें एम्प्लॉय को मिलेगा कैसे, वाउचर कैसे मिलेगा? द एम्प्लॉय विल रिसीव एन SMS और QR कोड ऑन हिज फीचर फोन स्मार्टफोन। ही और शी कैन गो अप टू द स्पेसिफाइड हॉस्पिटल, अवेल ऑफ द सर्विसेज एंड पे थ्रू द ई रूपी वाउचर रिसीव्ड ऑन हिज फोन। तो उस इंसान को एक SMS मिलेगा या फिर QR कोड मिलेगा। अगर उसका फीचर फोन है यानी कि वो डब्बा फोन है तो उस केस में उसको SMS मिलेगा। अगर उसको जो है उसके पास स्मार्टफोन है तो उस केस में उसको QR कोड अवेलेबल करवाया जाएगा। तो वो उसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाकर के उस ई रूपी वाउचर को रिडीम करवा सकता है। ये वाला जो चीज है ये गवर्नमेंट ने शुरू किया था, ये मानी जा रही है बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें अगर हम अब पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है, सो PM मोदी हैज लॉन्च्ड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रूपी विच इज अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ई रूपी इज बेसिकली अ डिजिटल वाउचर विच अ बेनिफिशियरी गेट्स ऑन हिज फोन इन द फॉर्म ऑफ एन SMS और अ QR कोड। इट इज अ प्रीपेड वाउचर विच ही और शी कैन गो एंड रिडीम एट एनी सेंटर दैट एक्सेप्ट्स इट। समझ के बात आप लोग? उदाहरण से काफी आसान हो जाता है समझना, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि किस तरीके से काम करेगा। और ये वाला जो आपका पूरा का पूरा फीचर है ये शुड नॉट बी कंफ्यूज विद डिजिटल करेंसी। जो हमने बात करी है CBDC को लेकर आने की, जो कि इस साल के बजट में भी बात करी गई थी कि गवर्नमेंट जो है वो CBDC को लेकर आएगी। सो दोस्तों उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, CBDC अलग चीज है। ये जो है ई रूपी पर्सन स्पेसिफिक है और ये बल्कि पर्पस स्पेसिफिक भी है, यानी कि इसका पर्पस भी निर्धारित किया गया है कि उसी पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लॉन्च किसने किया है? द वेरी वेरी फेमस NPCI, जो कि भारत में रुपए को भी चलाती है और भीम UPI को चलाती है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ RBI एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। और इसको दोस्तों पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बनाया गया है फॉर क्रिएटिंग अ रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। NPCI को लेकर सवाल दोस्तों ऑलरेडी आ चुका है, सो इसके बारे में जानकारी देनी भी आपके लिए बहुत अनिवार्य है हमारे लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो ई रूपी है इसमें केवल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज काम नहीं कर रहा, बल्कि इसमें जो है साथ में आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी काम कर रहा है और साथ में आपकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी काम कर रही है। ये वाला जो इनिशिएटिव है आप यहाँ पे देखिए, इट हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद DFS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और इसमें ऑलरेडी ये 11 बैंकों के साथ पार्टनर कर चुके हैं फॉर ई रूपी ट्रांजैक्शंस। और इसमें ऑलरेडी ये 1600 हॉस्पिटल्स के साथ भी पार्टनरशिप हो चुकी है, जहां पे जाकर के ई रूपी को आप लोग रिडीम करवा सकते हैं। सो ये एक इनिशिएटिव है,
डेफिनेट क्वेश्चन आने की संभावना है, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जीसेक के बारे में, जीसैप के बारे में। जीसैप जो है ये जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम है, लेकिन इसका दूसरा संस्करण है। इसका जो पहला संस्करण था ये ऑलरेडी हो चुका है, कोविड-19 के दौरान इसको शुरू किया गया था। फर्स्ट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ₹25,000 करोड़ वॉज मेड। सो 25,000 करोड़ की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी ये गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा खरीदी गई थी, सो दैट मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको इंप्रूव किया जा सके। इसी का दूसरा संस्करण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आई है। हैज कंडक्टेड एन ओपन मार्केट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ ₹25,000 करोड़ अंडर द जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम, दैट इज जीसैप 2.0। सो रकम बिल्कुल सेम है, 25,000 करोड़ पहले थी, 25,000 करोड़ आपको अभी भी देखने को मिल रही है। होता क्या है, ये एक अनकंडीशनल और एक स्ट्रक्चर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन है। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड पहले जान लेते हैं कि ओएमओ क्या चीज होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस बेसिकली रेफर टू द सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ द ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री इन ऑर्डर टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इट इज कैरिड आउट बाय द सेंट्रल बैंक इन एसोसिएशन विद द कमर्शियल बैंक्स। देयर इज नो वन ऑफ द पब्लिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है भारत का, वो डील करता है दूसरे बैंकों के साथ जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अगर आप समझना चाहते हैं बड़े आसान तरीके से, सो मान लीजिए कि ये आरबीआई है और ये कोई भी कमर्शियल बैंक है, लेट अस से एसबीआई है, तो एसबीआई के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी होंगी। आरबीआई ने बोला कि चलिए हम आपसे ये वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं, तो बदले में आपको पैसा दे देंगे। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है उस केस में आरबीआई बेसिकली ओपन मार्केट में पैसे का जो है फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो ब्याज दरें नीचे आ सकती हैं। ये मकसद होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का। अगर आरबीआई जीसेक्स को परचेस करती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, ब्याज दरें कम हो सकती हैं। अगर आरबीआई जीसेक्स को बेचती है, पैसा निकालती है मार्केट में से, उस केस में मनी सप्लाई जो है मार्केट में कम हो जाएगी और ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। सो ये बड़ा सिंपल सा उदाहरण है ओपन मार्केट ऑपरेशन का। लेकिन बेसिकली जो जीसैप है ये बहुत ही बड़े स्तर पे, बहुत ही बड़े साइज का ओपन मार्केट ऑपरेशन है जो कि आरबीआई के द्वारा यहां पे शुरू किया गया था। ये क्यों शुरू किया गया था दोस्तों, ये पूरी की पूरी कहानी भी कोविड-19 के चलते ही आपको देखने को मिली थी, बिकॉज आरबीआई वांटेड कि जो मार्केट में पैसे की कमी देखने को ना मिले। सेंट्रल बैंक हैज कॉल्ड द जीसैप एज एन ओएमओ विद अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। डिस्टिंक्ट कैरेक्टर क्या चीज है? मच लार्जर स्केल एंड साइज आपको देखने को मिलता है। द वर्ड अनकंडीशनल हियर connotes that RBI has committed upfront that it will buy G-Secs irrespective of the market sentiment, कि हम लोग जो है यहाँ पे G-Secs को परचेस करेंगे ही करेंगे, भले मार्केट सेंटिमेंट कुछ भी हो, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि मार्केट में जो पैसे का फ्लो है उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जा सके। सो G-Sap का ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वही है कि आरबीआई ने चाहता कि जो ब्याज दरें हैं वो बहुत ऊपर चली जाएं। सो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आज आरबीआई ने रेपो रेट को कुछ कम किया है। अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करती है तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं मार्केट में वो भी कम हो जाएंगे। एम आई करेक्ट? लेकिन मान लीजिए कल को आरबीआई ने जो जीसेक्स हैं वो यहाँ पे बैंकों से परचेज नहीं करी हैं, तो उस केस में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकती हैं। सो ये जो दोनों चीजें हैं ना, कहीं ये आपस में डाइवर्ज ना कर जाएं, इसीलिए आरबीआई दोनों चीजों को साथ में कर रहा है। एक तरफ आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो निकालता रहता है उसके थ्रू रेपो रेट को कम करता रहता है, साथ ही में आरबीआई जो है वो जीसेक्स को परचेज करता रहता है, सो दैट आपके जो इंटरेस्ट रेट्स के अंदर जो डाइवर्जन है कहीं वो ना बढ़ जाए। सो वी वांट टू अचीव अ स्टेबल एंड ऑर्डरली एवोल्यूशन ऑफ द यील्ड कर्व अलोंग विद मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, एंड इसी पर्पस के माध्यम से ये वाला जीसैप प्रोग्राम को शुरू करवाया गया था। इसमें काफी लंबी चौड़ी कहानी आती है बॉन्ड मार्केट की यील्ड्स को लेकर। दोस्तों बॉन्ड मार्केट की यील्ड्स का भी बड़ा सिंपल सा चीज है कि आरबीआई जो है वो बॉन्ड मार्केट की यील्ड को भी चेक करना चाहती है। अगर मान लीजिए कि बॉन्ड यील्ड में बहुत ज्यादा राइज देखने को मिलता है, इट विल पुट प्रेशर ऑन द इंटरेस्ट रेट्स इन द बैंकिंग सिस्टम, जिसके चलते लेंडिंग रेट्स में हाइक मिल सकता है। इसीलिए आरबीआई चाहती है कि बॉन्ड यील्ड्स बहुत ऊपर ना जाएं, सो दैट जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कंट्रोल में रहें, और इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल में रहेंगे तो लेंडिंग रेट्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेंगे, और इसी के लिए ये पूरा का पूरा प्रोग्राम शुरू किया गया है। थोड़ा सा पेचीदा है, मैंने आपको आसान करने की कोशिश करी है। जीसैप का क्या मकसद है आपको बता दूं। इसमें सबसे नंबर 1, वी वांट टू कीप द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी अंडर चेक। सेकेंडली ये होगा ओएमओ के माध्यम से, कितना होगा 25,000 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली होगा, और हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा डाइवर्जन देखने को ना मिले रेपो रेट्स में और आपकी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं। अल्टीमेटली आरबीआई इसके माध्यम से बॉन्ड यील्ड्स को भी चेक करना चाहती है, बिकॉज अगर बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़ जाती है तो उस केस में इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लेंडिंग रेट्स भी बढ़ जाते हैं। सो ये आपकी कहानी है जीसैप 2.0 की। नेक्स्ट बात करते हैं, अब वी आर ऑलमोस्ट नियर द एंड ऑफ दिस वीडियो। स्टैंड अप इंडिया
स्कीम बड़ा सिंपल है। एज ऑफ 26/2/2021 यानी कि 26 फरवरी 2021 तक मोर देन 81% दैट इज 91,109 अकाउंट्स विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 20,749 करोड़ हैव बीन सैंक्शन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आपको बता दूं कि महिला जो उद्यमी है उनके लिए गवर्नमेंट काफी सारे कदम ले रही है। उसमें नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे तो एक तो आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम ही आती है, सेकंड पे आपका आता है पीएम जनधन योजना, उसके बाद आपका आता है पीएम मुद्रा योजना जिसको कि हम लोग नॉर्मली केवल मुद्रा के नाम से भी बोल देते हैं। ये 3 तरह की स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे लेकर आई है, राइट। ये 3 तरह की स्कीम्स में स्टैंड अप इंडिया स्कीम में बेसिकली क्या प्रावधान थे कि हम लोग ऐसे जो महिला उद्यमी हैं उनको सपोर्ट करना चाहते हैं जो कि कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर नया स्टार्टअप खोलना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन ₹10 लाख एंड ₹1 करोड़ फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, यानी कि बिल्कुल नए सिरे से अगर किसी को कोई उद्योग खोलना है, कोई एंटरप्राइज खोलना है, तो उस केस में 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच का बैंक लोन अवेलेबल करवाया जाएगा। नाउ यहाँ पर इसमें जो बेनिफिशियरी जो लाभार्थी हैं नंबर 1 पे एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरोवर, एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच ऑफ SCBs। तो आपका जिसको भी आप लोन दे रहे हैं अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम कम से कम 1 शेड्यूल कास्ट होना चाहिए या शेड्यूल ट्राइब बोरोवर होना चाहिए एंड या फिर एक कोई जो है आपका एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर होनी चाहिए पर बैंक ब्रांच ऑफ SCBs। इससे क्या हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पे सपोर्ट दी जा सके। ये है आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसके ये आंकड़े सामने आए थे कि ₹16,712 करोड़ लोन सैंक्शन टू वुमेन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये वाले आंकड़े सामने आए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ये पुराने आंकड़े हैं, नए आंकड़े आपके सामने ये वाले हैं। 20,749 करोड़ के यहाँ पर चीजें सपोर्ट करी गई थी। ये आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इसका मकसद जान लीजिए। स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लेकर गवर्नमेंट यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, सन 2016 की बात है, और अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लेकर भी सवाल आने के पूरे चांसेस बनते हैं। अगर अन्य स्कीम्स की बात करें तो PMMY जो कि मुद्रा योजना है, इसमें भी काफी सारे लोन्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। ये वाली स्कीम 2015 में लॉन्च करी थी फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू ₹10 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। एंड इसके अलावा PMMY यानी कि मुद्रा के तहत 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपका शिशु लोन है, किशोर लोन है, तरुण लोन है। शिशु लोन अप टू 50,000 है, किशोर लोन अप टू 5 लाख है, तरुण लोन जो है वो अप टू 10 लाख है। एंड फाइनली आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना है जिसमें कि अगेन बहुत सारे अकाउंट्स ओपन करे गए हैं, बहुत सारे लोगों को लोन दिया जा चुका है। आउट ऑफ द टोटल 41.93 करोड़ अकाउंट्स ओपन अंडर द स्कीम्स बिलोंग टू वुमेन अकाउंट होल्डर्स। इसको दोस्तों 2014 में लॉन्च किया गया था। इसको लेके यूपीएससी जो है वो सवाल पीटी में और मेंस में 2 बार ऑलरेडी पूछ चुकी है। इट एनविसाजेस यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज विद एटलीस्ट 1 बेसिक बैंकिंग अकाउंट फॉर एवरी हाउस होल्ड, फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सेस टू क्रेडिट एंड इंश्योरेंस एंड पेंशन। तो एक बहुत बड़ा वित्तीय समावेश कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम, जिसका PMJDY भी एक इंपॉर्टेंट घटक माना जाता है। तो ये सारी की सारी स्कीम्स कहीं ना कहीं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और जनरली इंडियन वुमेन को टारगेट कर रही हैं, उनको सपोर्ट करवाना चाहती हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट जो कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीजें शुरू करी गई जो कि पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर के इलाके के लिए शुरू करी गई थी। फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च्ड न्यू स्कीम्स, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे 23 नवंबर 2021 की यह खबर है। तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम्स ऑफ JNK बैंक, शिखर एंड शिखारा स्कीम्स ऑफ PNB बैंक, इसके बारे में बात करेंगे। तेजस्विनी स्कीम बेसिकली क्या है, तो ये वहां की लड़कियों के लिए बेसिकली जिनकी एज 18 से 35 साल के बीच में है, अगर वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए 5 लाख का वित्तीय सहयोग अवेलेबल करवाया जाएगा तेजस्विनी स्कीम के अंतर्गत। नंबर 2 अगर बात करते हैं हौसला स्कीम की, इट वाज लॉन्च्ड अंडर JNK ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इट एम्स टू एम्पावर मोटिवेट एग्जिस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सो दैट दे विल बिकम रोल मॉडल्स इन देयर रिस्पेक्टिव सेक्टर्स। तो ये इसमें जो हौसला स्कीम है इसमें कई सारी चीजें हैं। तेजस्विनी स्कीम में केवल आप लोग पैसा दे रहे हैं, लोन असिस्टेंस दे रहे हैं, लेकिन हौसला स्कीम में आप लोग और भी जैसे स्किल डेवलपमेंट, क्रेडिट सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, मेंटरशिप, गाइडेंस, ये सब चीजें भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। एंड देन वी हैव शिखर एंड शिखारा स्कीम्स जो कि बड़ी सिंपल है। शिखर का नाम है, शिखर का जो मतलब है वो यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री के लिए है। वो आपको मालूम होगा जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा जो उनका रेवेन्यू है वो आता है टूरिज्म की तरफ से और इस इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ से। तो उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी करने के लिए लगभग 2 करोड़ तक के लोन्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। एंड देन वी हैव द शिखारा स्कीम जिसमें कि क्रेडिट दिया जाएगा अप टू 15 लाख फॉर परचेज रिपेयर ऑफ शिखारा इन द कश्मीर वैली। तो आपको मालूम होगा शिखारास के बारे में, जो हाउस बोट्स होती हैं, तो उनको सपोर्ट करवाने के लिए शिखारा स्कीम यहाँ पे शुरू करवाई गई है। सो ये कुछ स्कीम्स थी। आई नो थोड़ी वीडियो लंबी बनी है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लेकर भी स्कीम्स के सवाल हमें अक्सर
आंसर देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। जाने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट दोस्तों 1 मई को होने वाला है, जिसमें कि एनवायरमेंट क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं। डेफिनेटली हिस्सा लीजिए एंड यूज द कोड अनी यूपीएससी, बिकॉज इसमें अगर आप लोग कुछ स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका अनअकैडमी लेकर आया है। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।